हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरमीडिएट के बारे में जिसका नाम है कार्बीन। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरमीडिएट किसे कहते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ऐसा नहीं कि कोई फाइनल प्रोडक्ट बन गया, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो ये डिसाइड करता है कि इन दोनों की रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इसी इंटरमीडिएट के सीरीज में एक नाम है कार्बीन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कार्ब केटायन, फ्री रेडिकल, कार्ब एनायन और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बीन। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप एम्स या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं ये जीओसी बोलो चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या रिएक्शन इंटरमीडिएट, दोनों का ही लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को देख के ये आपका क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, कार्बन है। इस डायग्राम को देख के हम इसका डेफिनेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है, कार्बन वह होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना ही प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है। मतलब ये क्या है, एक उदासीन मॉलिक्यूल है। उदासीन बोलो चाहे न्यूट्रल बोलो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका देखेंगे कि इस कार्बन के कार्बन से दो ग्रुप बोलना चाहिए, चाहे एटम जुड़ा रहता है, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, इसकी संरचना भी कुछ ऐसे ही होगी। ठीक है, मतलब इससे दो ग्रुप आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। इस कार्बन के पास एक लोन पेयर है। लोन पेयर बोलो चाहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलो। ठीक है, कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है। चौथा पॉइंट इसका है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6। और हमको तो पता है किसी भी मॉलिक्यूल को अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने आप को स्थायी कर सके। बट इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जिसके पास भी जिस चीज की कमी रहती है वो उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। मतलब ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। मतलब इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन बनते कैसे हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, इसका नाम है कैटीन। ठीक है, इसको बोलते हैं कैटीन। तो इसमें क्या होगा, कैटीन में ये फॉर्मेशन इसका कैसे होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको तो पता है 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा CH2। ठीक, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा C। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जाएगा C के पास और ऊपर का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा CH2 के पास। तो उसकी संरचना क्या हो जाएगी, CH2 के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और CO के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका बना ना, ये आपका क्या है, कार्बीन। और इसका नाम है आपका मिथाइलिन। इसका नाम है मिथाइलिन। ठीक, अब देखो, आप कायदे से देखो, अगर आपने फ्री रेडिकल पढ़ा होगा तो आपको अगर आपने फ्री रेडिकल पढ़ा है तो आपको याद होगा कि फ्री रेडिकल में कैसे टूटता है बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ इस तरीके की संरचना हमको मिलती है कि A के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, B के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट यहाँ पे क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यहाँ पे 2 रेडिकल है, तो इसे क्या बोलते हैं, डाया रेडिकल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डाया रेडिकल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 रेडिकल। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक रेडिकल है तो हम इसे फ्री रेडिकल बोलते थे, यहाँ पे 2 रेडिकल है तो इसे डाया रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, बट इसका जो ज्यादा नाम चलता है वो है कार्बीन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो बना है ये कार्बीन। ठीक है, ये जो कार्बन बना मिथाइलिन, ऐसा नहीं कि फाइनल प्रोडक्ट है। ये मान के चलो कोई रिएक्शन हो रही थी, उसके बीच में ये आपका कार्बन, ये जो है ना इंटरमीडिएट यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पे बना। अब इसके द्वारा ये डिसाइड होगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बने। चलिए अब देखते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन की ऑर्बिटल संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए ये जो इंटरमीडिएट है ना वो बाकी इंटरमीडिएट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका सिंगलेट और दूसरा होता है ट्रिपलेट। ठीक है,
ये हो गया सिंगलेट, ये हो गया ट्रिपलेट। क्यों बोलते हैं, किस लिए ऐसा हुआ, सब बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले सिंगलेट की संरचना देखते हैं। ये कार्बन एज इट इज है, उसके साथ 2 R जुड़े, 2 R यहां भी जुड़े। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों एक साथ एक ऑर्बिटल में है। ठीक है, और इसका जो PZ कक्षक है वो खाली है सिंगलेट में। ये जो दोनों है ना वो दोनों एक साथ एक ऑर्बिटल में है, P के कक्षक में ही है, दोनों एक साथ है। तो ये हो गया आपका सिंगलेट। ट्रिपलेट में क्या है, C तो वैसे ही है, इसके साथ देखो 2 R है, वो 2 R ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक PY में होगा और एक होगा PZ में। ठीक है, इसमें सिंगलेट में क्या था कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है, ट्रिपलेट में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। ठीक, तो ये तो होगी इनकी ऑर्बिटल संरचना। अब डिफरेंस क्या क्या है, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के मात्र अलग होने से और एक साथ होने से इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा संकरण है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा। तो देखेंगे तो 1, 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, और हमको पता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया आपका sp2, 2 और 1 3। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, sp2 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और अगर आपने संकरण पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि sp2 संकरण में आपका pz जो कक्षक रहता है वो खाली रहता है। हमारा भी एज इट इज वैसे ही खाली pz कक्षक जैसा कि sp2 संकरण में रहता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा संकरण है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हो गया आपका sp संकरण। और आपके पी इसमें px और py जो कक्षक है वो भाग नहीं लेंगे, जैसा कि sp संकरण में होता था, एज इट इज इसमें भी वैसे ही हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, आपका कक्षक रहेगा खाली। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट कि ये क्या होंगे आपके प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, जैसे इसके पास मैग्नेट आएंगे ना उससे प्रतिकर्षित होंगे, ये दूर होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ये अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय मतलब क्या होते हैं कि जैसे ही मैग्नेट के पास आएंगे ना तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और इसका रीजन मैंने पिछले इंटरमीडिएट में बताया था। क्यों आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अलग अलग है ना, इसलिए देखो ये साथ में है तो इसको किसी की जरूरत नहीं, तो प्रतिकर्षित होते हैं। बट ये अलग है, जहां पे भी जोड़ा नहीं बना मान के चलिए वो चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। ठीक है, और दूसरा ये क्या कम एक्टिव होते हैं, ये भी एक्टिव होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, अब देखते दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन होता है, ये होता है अस्थायी और ये होता है स्थायी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि ये कम स्थायी है और ये ज्यादा स्थायी। इसका रीजन ये है, इसकी जो संरचना है कुछ इस तरीके की है, HH और ये हो गया आपका। तो देखिए इसकी संरचना जो है सिंगलेट की कुछ इस तरीके की है, अगर आप देख सकते हैं तो ये 2 R। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये, ठीक है, ये 2 R ये हो गया आपके H बोलो चाहे R बोलो, और ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे है। इनकी भी जो बॉन्ड एंगल है, 2 ग्रुप के जो बीच में बॉन्ड एंगल है वो है 103, इसके बीच में कितना है 180। तो आपको तो पता है कि जब भी कोई पास पास आता है तो उनके बीच में नफरत ज्यादा होती है, उनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो जिस मॉलिक्यूल में भी प्रतिकर्षण ज्यादा वो होगा अस्थायी। इनके बीच में दूरी ज्यादा है, इनके बीच में दूरी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण भी कम होगा, नफरत एक दूसरे से कम करेंगे और क्या होगा स्थायी। इनके बीच में प्रतिकर्षण कम हो रहा है करके ये मॉलिक्यूल आपका स्थायी हो जाएगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा है इसलिए ये अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसे सिंगलेट क्यों बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जहां तक क्या 11th में पढ़ा होगा घूर्णन की अवस्था, या बोलते हैं जिसे स्पिन स्टेट, इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट या घूर्णन की अवस्था। तो इसे हम कैसे निकालते थे, 2 समेशन S प्लस 1, इस फॉर्मूले से निकालते थे। हाफ हमने सिर्फ इसके नाम से रखा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू आती है 1, इसलिए इसका नाम है सिंगलेट। अगर वही वैल्यू देखें तो देखो दोनों या तो फिर प्लस हाफ लेंगे, प्लस 1/2 प्लस 1/2, या माइनस 1/2 माइनस 1/2 लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों को प्लस प्लस ले, क्यों, क्योंकि दोनों का जो स्पिन है वो दोनों सेम ही है। इसको प्लस लो तो दोनों को प्लस लेना है, माइनस तो दोनों को माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए हम सॉल्व करेंगे तो आएगी 3। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 1 तो इसका नाम हुआ सिंगलेट, इसकी वैल्यू आई 3 तो इसका नाम हो गया ट्रिपलेट। ठीक है,
अब हमारा अगला टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, मतलब कार्बिन का स्थायित्व। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला, ये आपका क्या है, ट्रिपलेट, जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, और ये है सिंगलेट। और हमने पढ़ा है कि सिंगलेट से ज्यादा ट्रिपलेट स्थायी होता है, ठीक है, स्थायी होता है। क्यों ज्यादा स्थायी होता है? इनके बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो इनमें प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए स्थायी ज्यादा होता है। इसमें बॉन्ड एंगल कम होता है, इनके बीच में जो प्रतिकर्षण था वो कम था, 103 था, इसलिए इसमें अस्थायी होता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी S2 की बात। लेकिन अगर इस S2 के बदले में अगर कोई हैलोजन रहे, चाहे वो Cl हो, चाहे Br हो, I हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसमें कुछ भी हो, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब ये आपका ट्रिपलेट हो जाएगा कम स्थायी और आपका सिंगलेट हो जाएगा ज्यादा स्थायी। सिर्फ हैलोजन के केस में अगर हैलोजन वाले कार्बिन आपको दिखे तो मतलब मान के चलिए उल्टा हो जाएगा, आपका सिंगलेट ज्यादा स्थायी हो जाएगा और ट्रिपलेट कम स्थायी हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखिए इसकी संरचना देखिए। हैलोजन वाले केस में ये है आपका ट्रिपलेट और ये आपका सिंगलेट, जैसे इसमें था सेम ऐसा इसमें भी है। बट इसमें ऐसा क्या होता है, देखो इस Br के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म। आपको तो पता है Br के पास क्या रहता है, ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये क्या करेगा, आंशिक रूप से अपने इलेक्ट्रॉन को इस खाली कक्षक में भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, और अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा आंशिक रूप से, तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म है, बट यहाँ पे देने के लिए एक भी खाली कक्षक नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसका स्थायित्व तो वैसे ही रह जाएगा और इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा, सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण। इसलिए हैलोजन के केस में हमेशा सिंगलेट ज्यादा स्थायी होगा और आपका ट्रिपलेट कम स्थायी होगा। बाकी केस में तो हमेशा आपका ट्रिपलेट ही ज्यादा स्थायी होगा, लेकिन यहाँ पे हैलोजन वाले केस को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जीओसी का बोलो चाहे आप इंटरमीडिएट बोलो, रिएक्शन इंटरमीडिएट का लास्ट टॉपिक कार्बिन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के बहुत अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।